Good morning everyone. I hope you all are doing fine. घर पे होंगे, नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे और जो भी इससे जुड़े हुए टॉपिक्स होंगे जहाँ से भी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो आप ज़रूर कर रहे होंगे पूरी ईमानदारी के साथ में। इतना मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, जो चेंज इन स्टेट्स हम देख रहे थे, जो कि हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड देख लिया, फिर लिक्विड टू गैस देख लिया, फिर लिक्विड सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड भी हमने देख लिया था। तो ये जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को कुछ नाम दिए गए हैं। ऐसे सॉलिड टू अगर लिक्विड था तो उसको हमने फ्यूजन भी बोला था और मेल्टिंग भी बोला हुआ था। इन द सेम मैनर अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन बोल रहे थे हम, या फिर बॉइलिंग बोल रहे थे। इन द सेम मैनर सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड, इन दोनों को ही हमने एक ही नाम दिया था, वो था सब्लिमेशन। तो ये जो चार्ट है, ये जो एक समझ लो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बताता है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम फ्यूजन बोलेंगे। अगर वही लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। इन द सेम मैनर अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको वेपराइजेशन बोलेंगे, और गैस से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ये सारे टर्म्स आपको याद थे। सब्लिमेशन सबसे आसान है क्योंकि इसमें चाहे वो सॉलिड टू गैस हो या फिर गैस टू सॉलिड, दोनों को ही हम सब्लिमेशन नाम देते हैं। तो वही कह रहा है कि द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि स्टेट में चेंजेस लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से काम चल जाएगा? तो आंसर है यस, कुछ कंडीशन में टेम्परेचर से भी काम चल जाता है, लेकिन कई कंडीशंस में प्रेशर भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट जो होता है वो उसके पीछे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकेंड वन इज़ प्रेशर। तो अगर एक आपसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर द फैक्टर, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट। ठीक है, इसके आगे चार ऑप्शंस दे देगा। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज प्रेशर, थर्ड वन इज ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव, थर्ड में या फिर ये बोल सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ में बोल देगा कि नन ऑफ दीज। जब ये चार ऑप्शंस दिया होगा इस तरह के क्वेश्चन का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 1 and 2 बोथ। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ये दोनों ही कंडीशन, दोनों ही फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं जिससे ये इंश्योर हो सके कि स्टेट में चेंजेस हो रहे होंगे। कई बार स्टेट में चेंजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, वो हो सकता है कई बार वो इनसिग्निफिकेंट हो, जैसे कोल का जो कोल कई फॉर्म में या कार्बन कई फॉर्म में हो सकता है, वो कोल के फॉर्म में भी होता है, और वो दुनिया का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है डायमंड के फॉर्म में भी होता है। लेकिन डायमंड के फॉर्म में क्या कन्वर्ट होना इतना ज़्यादा आसान प्रोसेस रहा होगा? क्या शॉर्ट ड्यूरेशन होगा? तो आंसर है नहीं। उस डायमंड के फॉर्म में उस कार्बन को कन्वर्ट होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा होगा, और ऊपर से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही फैक्टर्स साथ में काम कर रहे होंगे, तब जाके वो एक स्टेज अटेन कर पाया जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता हो। अदरवाइज़ अगर कंपोजिशन की बात करी जाए तो कोयला भी कार्बन का बना हुआ है और आपका डायमंड भी कार्बन का ही बना हुआ है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, दोनों के कलर में चेंजेस हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, और वो चेंजेस किसकी वजह से हैं? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वजह से।
इसके बाद इवेपोरेशन, ये चीज़ें मुझे लगता है कि पहले पढ़ लेना चाहिए था। इवेपोरेशन में हमें पता है इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन होता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बॉइलिंग जब स्टार्ट करते हैं हम या फिर लिक्विड को हीट देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस के पार्टिकल्स पहले ही उड़ने लगते हैं बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने से पहले ही। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस होता है, सरफेस के पार्टिकल्स ये हवा के भी कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के भी कांटेक्ट में है और लिक्विड के भी कांटेक्ट में है। तो जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे इनके ऊपर लिक्विड की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि नीचे से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर से तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। यही रीज़न है सबसे ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा लूजेंड होते हैं। ठीक है, रिलेटिवली ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं बाकी सारे लिक्विड पार्टिकल्स के कंपेरिजन में। यही रीज़न है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही जो है उड़ने लगते हैं या वो उनका स्टेट चेंज होने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं। मीडियम एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस के जस्ट नीचे होंगे, वो वापस से हल्का सा उड़ने की कोशिश किए होंगे, थोड़ा सा ऊपर सरफेस तक गए होंगे, लेकिन फिर वापस से खींच लिए गए बाकी दूसरे वाटर पार्टिकल्स के फोर्स से। और जो बिल्कुल सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे वो उनको जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। कब? जब पूरा का पूरा पूरे के पूरे पार्टिकल्स को, सारे के सारे ऊपर, इसके ऊपर के पार्टिकल्स को अच्छा खासा एनर्जी मिल चुका होगा, उसके बाद इनकी बारी आती है। तो सबसे कम एनर्जी जो होता है जो बॉटम में वाटर पार्टिकल्स चिपके होते हैं उनको मिलती है। तो सबसे आखिरी में कोई भी पार्टिकल उड़ेगा तो वो जो बॉटम वाले पार्टिकल्स हैं वाटर के, वही सबसे आखिरी में उड़ेंगे। फिर उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा कूलर काम करता है और ये कंसेप्ट है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आ पाता है। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड absorb heat from the surroundings and evaporates, so the surroundings become cold। क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के आसपास में सराउंडिंग में ये हीट था इतना। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि आसपास के जो पार्टिकल्स थे ये गरम से, ठीक है, इन पार्टिकल्स को खींचना स्टार्ट कर दिया, इनकी एनर्जी को खींचना अपनी तरफ स्टार्ट कर दिया। एक टाइम आएगा जिसके बाद में ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा रिलेटिवली कम, इसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो हीट थी उनको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करते ये अगर उड़ गया, ठीक है, ये अगर उड़ जाता है तो यहाँ आसपास का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हाई था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। कैसे कम हो गया? उनमें जो एनर्जी थी वो एनर्जी किसी और ने ले लिया। किसने ले लिया? वाटर पार्टिकल्स ने ले लिया। और वाटर पार्टिकल्स को एनर्जी मिलते ही वो इतने हल्के हो गए कि वो ऊपर उड़ गए। इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो एटमॉस्फेयर में जो एक्स्ट्रा हीट था जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, वो हीट पानियों ने एब्जॉर्ब कर लिया, पानी के पार्टिकल्स ने। दूसरा, एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वहीं पे रह गए होते तो भी शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर में, क्योंकि पानी ही गर्म रखते हैं एटमॉस्फेयर को। लेकिन पानी का फेनोमेना क्या होता है कि पानी जैसे ही थोड़ा सा हीट पाता है वो और ज़्यादा लाइट हो जाता है। लाइट होगा तो वो वहाँ पे रह ही नहीं पाता है सरफेस पे, वो सरफेस से दूर जाने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। और जब ऊपर उड़ेगा तो आसपास का टेम्परेचर तो वो अपने पास में एब्जॉर्ब किए हुए था, वो टेम्परेचर लेके उड़ता है। यही रीज़न है कि आसपास का एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है वाटर के इवेपोरेट होने के बाद में। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, जैसे घरों में कई बार ऐसा होता है, लोग अगर छत पे सोते हों तो कई बार ये होता है कि चलो शाम हो रही है तो एक दो बाल्टी पानी डाल दिया जाए, ताकि पानी सारी गर्मी अपने साथ में लेके उड़ जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, ताकि छत पे सोना रात में उतना ज़्यादा दिक्कत भरा ना हो। ठीक है, इन द सेम मैनर एक और एग्जांपल है,
ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो ये हमारे बॉडी का फिनोमेना है। हमारा बॉडी इतना स्मार्ट होता है कि हमारे बॉडी को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हमें बुखार हो जाएगा। और बुखार होता कब है? जब हमारे बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हमारा बॉडी हेल्दी है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर होने लगा, उस केस में क्या होता है? तुरंत के तुरंत हमारा बॉडी पसीना छोड़ने लगता है। पसीना छोड़ने से क्या होता है? वो जो पसीना होता है वो आसपास का या बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। तो उसके बाद पसीना होने के बाद हमें रिलेटिवली फिर ज़्यादा आराम लगता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा लो लगता है। ठीक है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स स्वेट एंड व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। तो कॉटन की क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए गर्मियों के मौसम में? क्योंकि कॉटन की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है रुई की कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा बॉडी गर्मी में जैसे ही स्वेट रिलीज़ करेगा वो स्वेट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ये कपड़ा। और कपड़ा जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी ऑलरेडी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया हुआ था, बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था। तो शर्ट पे जैसे ही वो पानी पहुंचेगा जो कि रिलेटिवली पहले से ज़्यादा गर्म है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर पाके या बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, फिर उसके बाद जब इवेपोरेट वो हो जाएगा हमें ठंड का एहसास होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसी का ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई एक मशीन है, कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है, पानी ऊपर से डाला जा रहा है। आप देखो यहाँ से पानी डाला जा रहा है, इधर से वार्म एयर आ रहा है। वार्म एयर के हीट को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी ऐसे उड़ जाएगा, पानी इवेपोरेट कर जाएगा वापस से, और वो जो वार्म एयर था वो वापस से कूल एयर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट को वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट पे ये जो कूलर है वो काम करता है। तो ये एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे गर्म हवा आके हिट करता है। ठीक है, और इस फिल्टर पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो गर्म हवा आती है और ऊपर से पंप के थ्रू इसमें पानी गिरता है। ठीक है, पानी का क्या काम है? पानी जो हीट था, हीट को एब्जॉर्ब करता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है। देखो ये, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो साइकिल है वो आपको दिख रहा होगा, वाटर साइकिल। ये रहा वाटर साइकिल। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, पानी पंप में से बाहर निकल रहा है, फ़िल्टर में जा रहा है, फ़िल्टर से वापस से वाटर टैंक में जा रहा है, फिर वापस से पंप उस पानी को खींच रहा है और फिर फिल्टर में लेके जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हीट को ये पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जो एयर जब इस फिल्टर के थ्रू पास कर रहा था तो हीट तो एब्जॉर्ब पानी निकल लिया, और बचा क्या? बचा तो सिर्फ और सिर्फ एयर। और वही एयर जब इस फिल्टर से पास करेगा, अब उसका हीट जो कि रिलीज़ हो चुका होगा, अब ये एयर का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका होगा, और या फिर उसका टेम्परेचर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका होगा। यही रीज़न है कि जब ये हवा पंखे में से बाहर निकलता है तो आपको ठंडी हवा का एहसास होता है। और यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा गर्म पड़ेगा उतना ही ज़्यादा डेजर्ट कूलर आपके रूम को ठंडा करेगा या उतना ही ज़्यादा ठंडा हवा देगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ज़्यादा अच्छे से हो पाता है जितना ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। बाकी मुझे लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, और दूसरा एक्सरसाइज भी ज़रूर देखना है, एक्टिविटीज़ अगर हो सके तो ज़रूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।